हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कूलम्ब्स लॉ डिस्कशन करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ यूनिवर्स में क्या पार्ट प्ले करता है, यूनिवर्स क्या इसका रोल है, अगर कूलम्ब्स लॉ ना होता तो क्या होता, इस पर भी डिस्कशन होगा। कूलम्ब्स का रोल एटॉमिक और न्यूक्लियर डायमेंशन में क्या है और हमारा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है, ये हमारा डिस्कशन रहेगा। तो इस जो लेक्चर को मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं एक सिंपल इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही दूंगा कि जो हमारा इसका इंट्रोडक्शन क्या है, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इसका, किस तरीक़ा से कूलम्ब्स लॉ काम कर रहा है, क्या कूलम्ब्स लॉ कहता है, ये सब इसमें डिस्कशन होगा। साथ साथ जो दूसरा डिस्कशन होगा वो होगा इसका कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कूलम्ब्स लॉ पालन करता है या नहीं करता, इस पर भी डिस्कशन दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्ब्स लॉ कैसे ओबे करता है। साथ साथ ये भी डिस्कशन होगा कि इसका यूनिवर्स में क्या रोल है, रोल इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या पार्ट प्ले कर रहा है कूलम्ब्स लॉ। साथ साथ इसकी लिमिटेशंस पे बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, और इन लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इससे कैसे हम ओवरकम आते हैं, लिमिटेशंस को कैसे रिमूव करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा मेनली, जो डिस्कशन इस लेक्चर में मैं करने जा रहा हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो सीरीज है उसका ये थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी इस पर डिलीवर कर चुका हूँ। एक मैंने डिस्कशन दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर और एक लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिस्कस किया था। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा ये लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का इंट्रोडक्शन और साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई होता है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, रोल क्या होगा यूनिवर्स में इसका, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं और साथ साथ हम लिमिटेशन से कैसे ओवरकम करते हैं, इस पर डिस्कशन होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो कूलम्ब्स लॉ था वो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और बेसिकली ये एक कॉरोली नहीं है बल्कि एक खुद में लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ एक सेल्फ एक लॉ है और ये तो हम नहीं ड्राइव कर सकते इसे कि ये लॉ क्यों यही मतलब जो पार्टिकल्स हैं इसी लॉ को क्यों ओबे करते हैं। तो जो अपने आप में लॉ होते हैं उनको हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, केवल ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये बेस है, और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो जैसे ही चेंज होते हैं तो उसी तरीक़ा से जो हमारे पास में लॉ डेवलप होकर आते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स क्या हैं कि हम 2 चार्ज लेकर चलें और 2 चार्जों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज हम सोर्स चार्ज कहते हैं और दूसरे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये इस तरीक़ा से इसे लेकर चल सकते हैं। ये हमारा एक चार्ज है Q, इसको कह सकते हैं सोर्स चार्ज, और दूसरा जो चार्ज है उसको Q0 से दिखा रहा हूँ मैं, उसको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। दिस इज Q0 और इसको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है ये भी ध्यान रखें कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो स्टेशनरी भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे फिक्स भी हो सकता है, और ये मोशन में भी हो सकता है। ये इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी ये चेंज हो सकता है। तो जो Q0 है टेस्ट चार्ज, दैट मे बी इन द मोशन, और दूसरा क्या है कि मोशन के साथ साथ ये रेस्ट पे भी हो सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि फर्स्ट पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखना है कि सोर्स चार्ज ऑलवेज किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। तो सोर्स चार्ज इज ऑलवेज एट रेस्ट, सोर्स चार्ज इज ऑलवेज रेस्ट, ये मोशन में नहीं होता सोर्स चार्ज। और जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमारा दोनों तरीक़ा से हो सकता है। टेस्ट चार्ज जो है वो मोशन में भी हो सकता है या रेस्ट में भी हो सकता है। तो इसके 2 केस हो जाएंगे, मूविंग भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है ये, और साथ साथ ये रेस्ट पे भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो यही याद रखें कि इसमें हमारा जो कंसिडरेशन है वो क्या क्या है कि एक सोर्स चार्ज है जो कि रेस्ट पे है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है जो कि रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी मोशन में नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है, मैं थोड़ा सा आइडिया देने का प्रयास करूं तो इस तरीक़ा से हम इसका आइडिया दे सकते हैं कि जो सोर्स चार्ज होता है जनरली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जो सोर्स चार्ज होता है, क्योंकि सोर्स चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। अभी आप
जैसे ही इस लेक्चर से मैं आगे बढ़ूंगा इसी में थोड़ा सा आइडिया देने का प्रयास करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। तो इस सोर्स जो हमारा ये सोर्स चार्ज होता है, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो ई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो फंक्शन होता है वो हमारा पोजीशन का होता है। किसका नहीं होता? टाइम का नहीं होता। तो ई इज़ द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। किसका फंक्शन नहीं होता? इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ जो हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोर्स चार्ज जो होता है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और गैस चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज चलता है तो ये फोर्स फील करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता है और मोशन में कौन होता है? गैस चार्ज। तो इस गैस चार्ज के कारण जो गैस चार्ज जब इसमें आता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये फोर्स फील करता है। और जो ये फोर्स फील करता है वो फोर्स जो हमारे पास आता है उसकी जो नेचर है वो हम सब जानते हैं कि अगर चार्ज दोनों सेम नेचर के हैं तो ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है और अगर ये चार्ज सेम नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव होता है। तो हम सबसे पहले जो जानने का प्रयास करें वो ये है कि जो फोर्स काम करता है इन दोनों चार्जों के बीच में, वो फोर्स की जो वैल्यू है वो दो फैक्टरों पर निर्भर करती है। ये प्रोडक्ट पर निर्भर करता है क्यू नॉट के। जो हमारा चार्ज क्यू है सोर्स चार्ज, इसकी स्ट्रेंथ पे, और जो गैस चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। नॉट इक्वल टू, बराबर बिल्कुल नहीं होता बल्कि क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इस क्यू और क्यू नॉट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। जो इन चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स है उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी चेंज अगर हम क्यू और क्यू नॉट की वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर इनकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। जैसे क्या होगा, इस क्यू को यहाँ पे रखें, ये हमारा साथ साथ ये भी याद रखें कि कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई होता है। पॉइंट चार्ज, तो ये दोनों चार्ज कैसे हैं बच्चों? ये चार्ज हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जो हमारे चार्ज होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन बहुत स्मॉल होती है। तो ऐसे चार्ज जो बहुत स्मॉलर डायमेंशंस के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशंस बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल होता है। जो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होते उन पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। तो मैं ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि किस पे अप्लाई होता है? केवल पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। तो ये दोनों चार्ज कैसे हैं? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं। तो फोर्स किसके प्रोडक्ट पर निर्भर कर रहा है? चार्ज क्यू और क्यू नॉट। सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ और क्यू नॉट की स्ट्रेंथ जो हमारा गैस चार्ज है उनकी स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। दूसरा, फोर्स किस पर निर्भर करता है? फोर्स निर्भर करता है 1/r² पे। जो हमारे दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस है उसके इन्वर्स स्क्वायर पर निर्भर करता है। आर क्या है? इन दोनों चार्जों के बीच का सेपरेशन। जो हमारा चार्ज क्यू और क्यू नॉट है इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा आर है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर की वैल्यू अगर हमारी बढ़ती है, इन दोनों चार्जों के बीच की जो स्ट्रेंथ अगर हम कहें कि आर को हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो आर के ऊपर निर्भर करता है और r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। आर के बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। आर हमारा कम होता है तो फोर्स बढ़ता जाता है। तो फोर्स किस पर निर्भर करता है? 1/r² पे। तो इसको कहते हैं कि ये हमारा इन्वर्स स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है। दिस इज इन्वर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन गैस चार्ज एंड सोर्स चार्ज। ये डिस्टेंस कौन सी है? जो सोर्स चार्ज और गैस चार्ज के बीच में जो वैल्यू है उसके इन्वर्स स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है। तो आर की वैल्यू के बढ़ाने से फोर्स कम हो जाता है, आर की वैल्यू को कम करने से जो वैल्यू है फोर्स की बढ़ जाती है। मीन्स अगर दो चार्ज पास पास आएंगे तो उनमें फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और जब वो दूर होंगे तो उनमें फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी। ऐसा मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कूलम्ब्स लॉ का पालन क्यों होता है। वी आर नॉट कैपेबल टू से कि हमारा कूलम्ब्स लॉ का पालन होता क्यों है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ का पालन होता है। और पूरी दुनिया जिन पर्टिकुलर फोर्सों के ऊपर निर्भर करती है
उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्ब्स लॉ है, क्योंकि एवरीवन जब भी चार्ज होंगे, दो चार्ज होंगे, दो से ज़्यादा चार्ज होंगे, उनके बीच में ऑटोमेटिकली फोर्स एक्ट करने लगेगा। ये हमारा क्या कौन से फोर्स से गवर्न होगा? कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से। तो ये जो दोनों कंपोनेंटों को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाती है, दोनों को एक साथ लेने पे F प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या किया गया है कि जो ये दोनों कंसेप्ट थे कि फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ सोर्स चार्ज और कैश चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इन दोनों पॉइंटों को अगर एक साथ लें तो इनको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया और ये हमारा इन्वर्स स्क्वायर रूल हो गया। तो इन दोनों को एक साथ हम कंसीडर कर सकते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू हमारा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K ले लेते हैं और इस वैल्यू को इस तरीक़ा से लिख लेते हैं K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीक़ा से इस फोर्स की वैल्यू को दे रहे हैं। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हमने इसको केवल और केवल फोर्स को स्केलर पैरामीटर की तरह बिहेव करा रहे हैं, क्योंकि हम केवल और केवल क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं फोर्स का। क्या नहीं देख रहे? डायरेक्शन नहीं देख रहे। डायरेक्शन भी देखेंगे तो फिर डायरेक्शन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे पास में K की जो वैल्यू है, अगर ये दोनों किस में हैं? फ्री स्पेस में हैं। अगर ये दोनों चार्ज किस में हैं? फ्री स्पेस में हैं। तो फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू है इस K की, वो वैल्यू हमारी आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या पाई जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू रख दें। K यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। K को क्या कहते हैं? K इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो जब हम K की वैल्यू को देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करते हैं, तो K की वैल्यू कितनी पाई जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 9 × 10⁹ MKS यूनिट। और अगर यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करने का प्रयास करें, अगर यहाँ से देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ आ रही है, और हम ये बताना चाहें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो यहाँ से हम मात्रक निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, और क्यू नॉट नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आएगी हमारी, वो ऑब्टेन हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखें एक बार फिर से चेक कर लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे ऑब्टेन करेंगे? दिस इजकल टू F × आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स को किस में मीजर करेंगे? न्यूटन में। और आर को किस में मीजर करेंगे? मीटर में। तो आर स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्यू के लिए कूलम आएगा, क्यू नॉट के लिए कूलम आएगा, तो कूलम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी पाई जाती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और अगर हम सिंपलेस्ट देखें कि इस वैल्यू को कैसे देख सकते हैं, किस तरीक़ा से इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि अगर हम Q की वैल्यू को सिंपली Q की वैल्यू को 1 कूलम ले लें, Q नॉट की वैल्यू को 1 कूलम ले लें, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दोनों चार्जों के बीच का, उसे 1 मीटर ले लें। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू को निकालना चाहें इस कंडीशन में कि सोर्स चार्ज भी 1 कूलम है और हमारा कैश चार्ज भी 1 कूलम में, और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो फोर्स अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स की वैल्यू सिंपली हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 9 × 10⁹ और यहाँ से देखें कूलम, देखें यहाँ से जब हम इस वैल्यू को लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से लिख दें, ये हमारा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट ले ली हमने। और यहाँ से हम जो वैल्यू लेंगे क्यू नॉट के लिए हम ले लेंगे यहाँ से कूलम स्क्वायर, और आर स्क्वायर के लिए ले लेंगे मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दें
ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन। तो क्या मतलब हुआ कि अगर दो चार्ज हैं उनकी वैल्यू 1 कूलाम है, क्यू की भी और क्यू नॉट की भी, और दोनों कितने सेपरेशन पर रखे गए हैं, 1 मीटर के सेपरेशन पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन का होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दिस इज़ ए वेरी ह्यूज वैल्यू ऑफ द फोर्स, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10⁹, और 9 भी करीब 10 के आसपास ही वैल्यू रखे हुए, तो ये 10⁻10 का ऑर्डर है। इससे क्या पता चल रहा है कि कूलाम के ऑर्डर पे जो ये फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लिए होता है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको जाननी है वो ये जाने कि जो ये फोर्स है, जो ये एक्ट कर रहा है, उस फोर्स की जो वैल्यू है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस में क्यू और क्यू नॉट की वैल्यू चेंज करेगा और आर हमारा चेंज करेगा, फोर्स की वैल्यू को पूछता रहेगा। अब ये हमें बताना होगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, क्योंकि फोर्स की नेचर में कब तक इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक इम्पोर्टेंट नहीं होगा जब तक हमें नेचर ऑफ फोर्स पता ना हो, क्योंकि फोर्स की जो नेचर होती है वो दो तरीका की हो सकती है, क्या क्या, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा और फोर्स रिपल्सिव कब होगा, तो ये दोनों चीज़ें भी सीखने का प्रयास करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमारा क्या होगा कि क्यू भी हमारा अगर पॉजिटिव है और क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, चार्ज सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और हमारा केस चार्ज भी पॉजिटिव है, तो फोर्स की वैल्यू हमारी जो मिलेगी हमें, ये तो फिक्स वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, ये पॉजिटिव है, r² सदा पॉजिटिव होगा, तो फोर्स हमारा कैसा मिलेगा बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोर्स को हम रिपल्सन कहते हैं। अगर फोर्स पॉजिटिव है इट मीन्स रिपल्सिव फोर्स है, और फोर्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब अट्रैक्शन है। तो ये हमारा पॉजिटिव का मतलब होगा रिपल्सन। और रिपल्सन दूसरा किन कंडीशनों में होगा, जब क्यू भी नेगेटिव हो और क्यू नॉट भी नेगेटिव हो। दोनों कैसे हैं, दोनों ही जो चार्ज हैं वो नेगेटिव नेचर के हों, तो अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो फोर्स की वैल्यू हमारी कैसी बनेगी, नेगेटिव और नेगेटिव प्रोडक्ट में क्या दे देंगे, माइनस माइनस प्रोडक्ट में पॉजिटिव देंगे, तो फोर्स हमारा कैसा बन जाएगा, फिर से ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। और इस केस में भी फोर्स कैसा होगा बच्चों, रिपल्सिव, तो रिपल्सन फोर्स। दो इसके केस और बनेंगे, जब हमारा क्यू नॉट, क्यू क्या हो, क्यू पॉजिटिव हो और क्यू नॉट हमारा नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या, कैसा कहेंगे, फोर्स अट्रैक्टिव, तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव होगी। और अगला क्या होगा, क्यू नेगेटिव हो और क्यू नॉट हमारा पॉजिटिव हो, ऐसे केस में भी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अट्रैक्शन होगा। तो ये हमारे पास में हम क्या देख रहे हैं कि 4 ही हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्यू और क्यू नॉट को लेके। कैसी हो सकती हैं 4 पॉसिबिलिटीज, कि हमारे पास में दोनों ही पॉजिटिव हों, एक पॉसिबिलिटीज, दोनों ही नेगेटिव हों, और एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या उसका वाइस वर्सा। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब हमारे पास में 4 पॉसिबिलिटीज में देखेंगे तो जब सेम नेचर होगी, इसीलिए कहा जाता है कि जो सेम नेचर जब होती है तो फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव होता है, और जब हमारे पास अपोजिट नेचर होती है चार्ज की तो वो हमारा अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम लिखते भी हैं, जो 3rd पॉइंट में आप लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारे सेम तरीका की नेचर के चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट नेचर के होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। कैसा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जब भी चार्ज होगा तभी ये काम करेगा। यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऐसे लॉ को कहते हैं कि जब भी चार्ज नेचर में आएगा, कहीं भी एग्जिस्ट करेगा, तो कूलम्ब्स लॉ अपने आप पिक्चर में आ जाएगा। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के कारण फोर्स नहीं लगता। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं इस सोर्स चार्ज में और टेस्ट चार्ज में
एक को अगर जीरो कर दूं, किसी को भी, चाहे तो Q को जीरो कर दूं या Q0 को जीरो कर दूं, तो अगर मैं Q या Q0 में से किसी को भी जीरो करता हूं तो ये फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर चार्ज सिंगल है तो सिंगल चार्ज से कभी भी फोर्स पैदा नहीं होता। फोर्स कब पैदा होगा? जब दो चार्ज होंगे। तो कूलम्ब्स लॉ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए नहीं लगता। अगर हमारा एक ही चार्ज है और कहें कि कूलम्ब के कारण क्या बताएं, फोर्स की वैल्यू बताएं, तो आप फोर्स नहीं बता सकते। फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज दो हों या दो से ज़्यादा हों। ऐसा नहीं है दो ही हों तभी लगेगा। अगर तीन है तो लगेगा, चार है तो लगेगा, लेकिन सिंगल जो चार्ज होगा उस पर कभी भी कूलम्ब फोर्स एक्ट नहीं करता। तो ये भी याद रखें, सिंगल चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर माध्यम हैं, यहाँ पे एक माध्यम ले लें, फ्री स्पेस की बजाय क्या कर दें, एक माध्यम ले लें, और माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ले लें। हालांकि डाइलेक्ट्रिक्स पर मैं एक बहुत ही बड़ा लेक्चर आगे डिलीवर करूँगा, लेकिन आज बहुत ही छोटा आइडिया आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स हुज बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज किया जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक्स का एक पूरा टॉपिक चलेगा, हमारी माइका सीख जैसे माइका है वो डाइलेक्ट्रिक्स में ही आता है। तो एक पूरा लेक्चर्स कभी मैं आगे डिलीवर करूँगा जहाँ आपको डाइलेक्ट्रिक्स पे पूरा एक लेक्चर दे रहा हूँगा। लेकिन अगर माध्यम है, यहाँ पे माध्यम है और माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इस फोर्स की जो वैल्यू है मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, वहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। साथ साथ ये भी याद रखें कि अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। K यहाँ पे क्या कहलाता है? K इज सेड टू बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर दो चार्ज किस में रख दिए जाए, पहले फ्री स्पेस में और फिर डाइलेक्ट्रिक्स में रख दिए जाए, तो कहता है फोर्स बताइए, फोर्स में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये K था, ये K क्या कहलाता है मैं मेंशन किए दे रहा हूँ। K इज सेड टू बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक्स माध्यम फिल करने पे क्या होगा, फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। क्यों हो गई कि K अगर हमारा यहाँ पे सदा K की जो वैल्यू है वो सदा याद रखें, मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और फ्री स्पेस में K की वैल्यू 1 होती है। तो ये भी लिख लें, मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, K इज 1 इन फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस में 1 होती है, K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है इन मेटल्स। और माध्यम में जब भी माध्यम भरेंगे डाइलेक्ट्रिक्स का, तो ना तो वैल्यू अगर मेटल नहीं है तो ना तो वैल्यू इन्फिनिटी होगी और ना 1 होगी, 1 से ज़्यादा होगी और इन्फिनिटी से सदा कम होगी। तो K जनरली कैसे मिलते हैं? K की वैल्यू जनरली लाई करती हैं 4 to 5 के आसपास। K की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस रेंज के होते हैं? जनरली 4 to 5 इसके अराउंड कर होते हैं। मैक्सिमम जो सबस्टेंस है उनकी वैल्यू 2 to 5 के बीच में लाई करती है डाइलेक्ट्रिक्स की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर को लें तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं F0। F0 का मतलब फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन K। तो इस एक्सप्रेशंस को भी ऑलवेज रिमेंबर रखें, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जब हम एप्सिलॉन लेते हैं, इसे ऐसे भी बढ़ा सकते थे इस रिलेशन को कि हम माध्यम में जाएं तो यहाँ पे क्या करें, पहले माध्यम के लिए यहाँ पे फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर कर लें। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? माध्यम में एप्सिलॉन परमिटिविटी हम लेके चलते हैं, परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। पहले हम कैसे ले सकते थे माध्यम के लिए? यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस में बता रहा हूँ। फोर्स को लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन क्या होगी फिर? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या कहलाती है एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है एप्सिलॉन जो होता है हमारा होता है K एप्सिलॉन नॉट।
जैसे हम एप्सिलॉन की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, माध्यम की परमिटिविटी और परमिटिविटी फ्री स्पेस की रेशो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। के की डेफिनेशन क्या होती है, के की डेफिनेशन होती है के इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इजकल टू माध्यम की परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों की जो रेशो है वो हमारी क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इसलिए एप्सिलॉन को क्या लिख देंगे, के एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही हम एप्सिलॉन को के एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, देखो यहाँ मैंने रखा है, यहाँ ये एक्सप्रेशन था, और एप्सिलॉन को जैसे ही मैं के एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो ये मेरा तुरंत से जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ माध्यम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नॉट अपॉन आर स्क्वायर को मैं लिख दूंगा फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन के यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जब भी हम माध्यम में जाएंगे तो जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फ्री स्पेस के मुकाबले कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, के सदा 1 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये जो मीडियम के अंदर फोर्स है उसकी वैल्यू सदा फ्री स्पेस से कम आएगी। और मेटल्स होंगी तो मेटल्स के लिए के इन्फिनिटी होता है, तो जो फोर्स है दो चार्जों के बीच में वो शून्य हो जाता है। मैं आज इस चीज़ का जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो हम बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा आइडिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में कोशिश करूंगा समझाने की। तो क्योंकि अभी जो लेक्चर है वो हमारा मेनली किस पे फोकस है, ये कूलम्ब्स लॉ पे फोकस है, तो कूलम्ब्स लॉ के ही प्रोस्पेक्ट्स में से समझने का प्रयास करें। अब हम क्या करें कि जो ये चीज़ें थी हमारे पास में सिंप्लीफाइड करके चीज़ें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है उसको समझें कि अगर हम इसी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसी एक्सप्रेशंस को वेक्टरिक फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था। अभी हम डिस्कशन किस में कर रहे थे, मैग्नीट्यूड में कर रहे थे, दिशा नहीं ले रहे थे। अब दिशा का कंसेप्ट अगर हम लगाएंगे तो फोर्स की जो वैल्यू है F, वो हम कैसे लेकर चलते हैं बच्चों, F इजकल टू F और आर कैप। देखें फोर्स की जो वैल्यू है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के और यूनिट वेक्टर के। क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर जैसे हम आर कैप को डिफाइन करना चाहें तो आर कैप को कैसे डिफाइन करेंगे, एफ का एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ऐसे लेके चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने मैग्नीट्यूड एफ को एफ कह दिया, तो आर एफ की वैल्यू कितनी हो गई, आर कैप अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को जब हम उसे यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो आर कैप क्या होगा, यहाँ जैसे हम आर कैप बनाना चाहते हैं यहाँ, तो आर कैप को कैसे लें कि हम आर कैप को अगर लेना चाहें तो आर कैप की वैल्यू को ले सकते हैं आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू और आर का मैग्नीट्यूड। तो आर पोजीशन वेक्टर यहाँ से हमारा बन जाएगा स्मॉल आर और आर का मैग्नीट्यूड। और जब हम वेक्टर लगाना यहाँ पे बंद कर देते हैं, केवल आर सिंपल लिख देते हैं, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम इसे सिंपली यहाँ पे वेक्टर ना लगाएं और केवल आर लिख दें तो वो हमारा इसका मतलब यही होगा, मैग्नीट्यूड ले लिया है हमने। क्लियर हो गई बात। कभी भी यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू और उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। गैटअप करके बात, कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ नहीं आई हो इसमें, बताएं अभी तक कोई बात ऐसी तो नहीं जो आपकी समझ नहीं आई हो। ये इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा मैं वेक्टर में थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ, फिर इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ले जाके अप्लाई करते हैं, कैसे कूलम्ब्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में चेंज होता है और किस तरीक़ा से उसे हम अप्लाई करते हैं, क्या हम वहाँ से सीखते हैं, फिर आगे की चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो इस फेज में बताएं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपकी समझ नहीं आई हो। बहुत बेसिक लेक्चर्स इसे मैं कहूँगा, जो मेरे अभी बिगनिंग लेक्चर्स हैं वो सभी फंडामेंटल्स के लेक्चर हैं, जो सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक हैं, चाहे वो 11वीं-12वीं की फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी, जो बीएससी के कंसेप्टों को सीखना चाहते हैं, जो एमएससी में सीखना चाहते हैं, नेट, गेट, बार्क, जेस्ट, जैम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स जैसे ही हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर हमारी आगे की फिज़िक्स अपने आप ही
अच्छी होती जाती है। तो इम्पोर्टेंट है इस बात को कि सदा क्या करें कि बेसिक फंडामेंटल्स को सदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे ही आपका फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होता है फिर आगे की जो फिज़िक्स है वो आपके लिए आसान हो जाती है और बाकी के जो कंसेप्ट हैं वो आपकी समझ में सब बहुत आसानी के साथ आ जाते हैं। तो सदा जो बिगिनर्स हैं वो सदा ही कंसेप्ट से शुरू करें। जो बहुत पुराने कैंडिडेट हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं किन्हीं कारणों से, वो भी सदा कोशिश करें कि उनका सिलेक्शन ना होने का बड़ा कारण होता है कंसेप्टों का कमज़ोर होना। तो उनके लिए भी मेरी सलाह होगी कि वो भी क्या करें, बहुत नीचे से कंसेप्टों को पढ़ के लाएँ और फिर उसके ऊपर एक अच्छा आधार बना लें, जिससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उन्हीं कंसेप्टों को अप्लाई करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आसानी के साथ में सिलेक्शन ले लें। ये चैनल काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा के सिलेक्शंस लेते हैं। तो मैं सदा ही चाहता हूँ कि इस पर क्वालिटी कंटेंट हमारा आता रहे। 2 सीरीज में ऑलरेडी इस पर पहले जनरेट कर चुका हूँ, वो क्वांटम और एटॉमिक फिजिक्स की। इस सीरीज में मैं तीसरी किताब ले रहा हूँ जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ EM की, और 2 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ जो हमारे कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसके फंडामेंटल्स। आज आपको कूलम्ब्स लॉ को बता रहा हूँ और कूलम्ब्स लॉ को डिटेल डिस्कशन में लेकर जा रहा हूँ। तो अब हम बहुत ही आसानी के साथ इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में एक जो हमारी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हमारे पास चार्ज हैं Q और Q0, तो हम सिंपली इसे किस तरीक़ा से बना सकते हैं। ये सोर्स चार्ज है, SC लिख दिया है, S फॉर सोर्स, C फॉर चार्ज, TC टेस्ट चार्ज, और ये हमारा R। तो फोर्स को हम सिंपली लिख सकते हैं, फोर्स इजकल टू 1/4πε0 Q0, फ्री स्पेस ले रहे हैं Q0/r², और यहाँ पे ले सकते हैं r कैप। ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे ये r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, r के पोजीशन वेक्टर को r के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो ये मैग्नीट्यूड था, तो हमारा ये सिंपली फार्मूला ऐसे भी कन्वर्ट हो जाएगा 1/4πε0 Q0 और r पोजीशन वेक्टर, एक r आएगा, r² ऑलरेडी है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, r³ में। तो ये कूलम्ब्स लॉ किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन था ये सिंपली जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि r जो ये यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है, और इसकी जो वैल्यू है r यूनिट कैप की वो होगी r पोजीशन वेक्टर अपॉन r, और r² यहाँ है तो ये r³ बन जाएगा। और जब इस r को r पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू r यूनिट कैप करेंगे तो फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोनों तरीक़ा से इसको सीख लें। उसके साथ अगर हम कूलम्ब्स लॉ को, ये तो सिंप्लीफाई था, इस तरीक़ा से प्लेन पे भी दिखा सकते हैं। ये जैसे हमारा इधर ये x प्लेन है, ये y प्लेन है, और यहाँ इस तरीक़ा से इसे ले सकते हैं। ये r i, यहाँ चार्ज Q ले लें, यहाँ चार्ज Q0 ले लें, और ये ओरिजिन है O, इसको rj ले लें। तो ये जो वैल्यू है उसे हम मैग्नीट्यूड ri माइनस rj ले लेंगे, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ri माइनस rj होगा। इसे फिर इसी तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। r को रिप्लेस कर देंगे ri माइनस rj से। इसे इस देखो इस तरीक़ा से मैं इसे लिख सकता हूँ, फोर्स इजकल टू 1/4πε0 Q0, और इसको मैं लिख दूँगा r को ri माइनस rj, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ri माइनस rj और इसकी पावर क्यूब। ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, उसकी पावर 3। तो इस तरीक़ा से इसे रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसका ri लिया है, यहाँ से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर यहाँ rj लिया है। तो ये जो वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म में से ri माइनस rj कहेंगे, और इसे बराबर हम क्या कह पाएंगे, यहाँ qi कह दें इसे, और अगर इसको qj कह दें तो इसे रिप्लेस कर पाएंगे यहाँ से qi और qj। यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देंगे फिर qi और qj से, इस तरीक़ा से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो आसानी के साथ आप इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ अंतर क्या है, पहली प्रॉब्लम में क्या अंतर था कि यहाँ पे चार्ज सीधे रखे गए थे, यहाँ पे हमारा जो जहाँ से ऑब्जर्वेशन नापना चाहते हैं वो पॉइंट ओ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ से पोजीशन लेनी पड़ेगी। चार्ज क्यू आई की, ये तो आर आई पोजीशन वेक्टर, और क्यू जे के लिए पोजीशन वेक्टर आर जे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आर आई माइनस आर जे। ये वेक्टर कैलकुलस के साथ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसे, तो ये वैल्यू हमारी आर आई माइनस आर जे मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो इसका सेपरेशन है, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो फोर्स हमारा सिंपली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है इस एक्सप्रेशंस के साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम कैसे अप्लाई करें और फिर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ही आइडिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक लेक्चर इसके तुरंत बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक लेक्चर डिलीवर करूँ, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कूलम्ब्स लॉ से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करें कि सभी जो पेपर आता है पूरा का पूरा वो हमारा अप्लाई जाता है, क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन सीधे क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए जाते, सीधे क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराए जाते क्योंकि पहले आपको फंडामेंटल्स पता हों तभी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा लिया और आपने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। तो पहले थ्योरी को मजबूत रखें, थ्योरी से कंसेप्ट बनाएं और उन कंसेप्टों को फिर अप्लाइड प्रॉब्लम में अप्लाई करें। ये कंपटीशंस की रिक्वायरमेंट है। और फिर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वहाँ तक सॉल्व करें, और फ्यूचर में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको भी प्रोजेक्ट करें, और फिर उसके बाद में उन क्वेश्चनों को लेकर चलें, तब जाकर हमारी फिजिक्स अच्छे से तैयार होती है। तो ये इसका ये पोर्शंस जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था वो मैंने इसमें डिस्कस किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको किस तरीक़ा से अप्लाई करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे बनाएं, इस चीज़ को देखने का हम प्रयास करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे बनता है। तो क्या करें कि एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज ले लें और ये क्यू नॉट ले लें, इस चार्ज को हम कैश चार्ज ले रहे हैं, और ये साथ साथ मैं बता चुका हूँ कि कैश चार्ज मोशन में भी हो सकता है और ये रेस्ट पे भी हो सकता है। इधर की तरफ अब तक हम क्या देख रहे थे, कैसी प्रॉब्लम्स थी कि सोर्स चार्ज भी सिंगल था और टेस्ट चार्ज भी सिंगल था, एक एक थे। अब क्या करें, यहाँ पे कई सारे चार्ज ले लें। चार्ज Q1, एक चार्ज ये ले लिया, एक चार्ज हम यहाँ ले लें उसको Q2 कह दें, एक चार्ज Q3 यहाँ ले लें, और उसी तरीक़ा से हम आगे चार्जों की वैल्यू को ले सकते हैं। मैं समझाने के प्रोस्पेक्ट से चार्ज ही चार्ज ले रहा हूँ, नहीं तो इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn, कितने तक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। 4 से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, वैसे तो 2 से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो क्या देखेंगे, क्या इसमें महत्वपूर्ण है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, और दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली ये कहता है कि जब चार्ज Q1 और Q0 के बीच में फोर्स लगेगा, एक फोर्स Q2 और Q0 के बीच में लगेगा, एक फोर्स Q3 और Q0 के बीच में लगेगा, एक फोर्स Q4 और Q0 के बीच में लगेगा। यहाँ पे इस Q0 पे लगने वाले फोर्सों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज कितने हैं, 4 चार्ज हैं। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि हम सपोज क्या निकालना चाहते हैं कि Q1 से और Q0 तक का ये सेपरेशन मान लिया R1 है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है उसे मान लें कुछ देर के लिए R2, Q3 से Q0 तक का सेपरेशन कितना मान लें बच्चों, R3, और Q4 से Q0 तक का सेपरेशन कितना ले लें डिस्टेंस, R4। अब अगर हम फोर्स की बात करें कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, जो नेट फोर्स लग रहा होगा F किसके कारण, चारों चार्जों के कारण, Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण, वो कितना होगा। तो एक फोर्स जो लग रहा होगा F Q1 और Q0 के बीच लग रहा होगा, उसको ले लें। एक फोर्स किसके बीच में लग रहा होगा, Q2 और Q0 के बीच में ले रहा होगा, उसको ले लें। एक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, Q3 और
क्यू नॉट के बीच लग रहा होगा उसको भी ले लें। सबको एडिट करते चले जाएं, ऐड कर दें सबको। एफ Q4 और क्यू नॉट के बीच में ले लें। और सिमिलरली हमारा अगर एन तक जा रहे हैं ये तो एफ QN और क्यू नॉट ले लें। इस तरीक़ा से ले लें, कोई nth तक ले लें, इसको QN कह दें और इसकी डिस्टेंस को RN कह दें। तो क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स हमारे पास नेट फोर्स अगर हमें बताना है, किस पे लगने वाला फोर्स? क्यू नॉट पे लगने वाला। किसके कारण? इन चार्जों के कारण। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पास इस क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है वो Q1 के कारण एक फोर्स लग रहा है, एक Q2 के कारण लग रहा है, एक Q3 के कारण लग रहा है, एक Q4 के कारण और QN तक हमने मान लिया इस तरीका से लग रहा है। अब हम इन वैल्यूओं को आराम से बता सकते हैं। नेट फोर्स जो लग रहा है इन सबके कारण इसके ऊपर, उसकी वैल्यू को क्या करें? इनको सबको ऐड कर दें। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? बताएं बच्चों, क्या वैल्यू बताएंगे आप? 1/4πε0, हाँ जी, Q1 क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी ले रखी है तुमने? R1 स्क्वायर और R1 यूनिट कैप प्लस 1/4πε0 Q2 क्यू नॉट अपॉन R2 स्क्वायर R2 यूनिट कैप प्लस ऑन, ऐसे इसका ले लेंगे 1/4πε0 Q3 क्यू नॉट अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। अगला ले लेंगे 1/4πε0 Q4 क्यू नॉट अपॉन R4 का स्क्वायर R4 कैप। और लास्ट वाले को, यहाँ वाले को क्या दिखा देंगे? प्लस 1/4πε0 QN क्यू नॉट अपॉन RN स्क्वायर और RN यूनिट कैप। इस जो हम रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, जो हमने रिजल्टेंट फोर्स एवोल्यूट किया है, इस जो लगने वाला फोर्स है वो हमने क्या किया है? इससे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ये फोर्स है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये है, एंड सो ऑन तक हम पहुंच गए हैं। और इसी तरीक़ा के अगर n चार्ज हैं तो उन्हें n तक हम लेके चले जाएं। इसे अगर हम चाहें तो समीशन में बदल सकते हैं। इसे किस में बदल सकते हैं? समीशन फॉर्म में बदल सकते हैं। और समीशन फॉर्म में हम बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं? तो फोर्स की वैल्यू को हम लिख पाएंगे इक्वल टू 1/4πε0। देखिए यहाँ ध्यान से, क्या कॉमन निकल गया? QN अपॉन RN स्क्वायर। समीशन लगा दें इस पर और ये क्यू नॉट आ जाएगा। I बराबर 1 से n, यह आ जाएगा हमारा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 समेशन I बराबर 1 से n QN अपॉन RN स्क्वायर। देखिए, जब हम I को 1 ले लेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लगा दें? साथ साथ RN यूनिट कैप भी लगा दें। क्या देख रहे हैं कि जब हम n को 1 ले लेंगे तो ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, n को 2 लेंगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगी, n बराबर 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। इस तरीक़ा से वैल्यू ऑब्टेन होती चली जाएंगे। अब मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? क्या ये कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि जब हमारे पास Q1 और Q0 के बीच में बल लग रहा था, समझें, नोट बाद में कर लें, मेरी इस लाइन को समझने का प्रयास करें। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। Q1 और Q0 के बीच में जो फोर्स लग रहा था, Q2 और Q0 के बीच में जो फोर्स लग रहा था, Q3 और Q4 के बीच में लग रहा था, जो फोर्स लग रहे हैं वो इस बात से इस चीज़ पर निर्भर नहीं कर रहे कि इन दोनों के बीच में क्या बल होगा, इन दोनों के बीच में क्या बल होगा, इन दोनों के बीच में क्या बल होगा, इन दोनों के बीच में क्या बल होगा। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इनके कारण अफेक्टेड नहीं हो रहा। इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो यही रहेगा सदा। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल वो इन बाकी के चार्जों पर निर्भर नहीं कर रहा। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल
यही रहेगा सदा। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जब दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल है, तीसरे वाले चार्ज के आने के बाद उन दोनों के बीच में जो बल है उसकी स्ट्रेंथ सेम रहती है जो पहले थी। मेरी बात को फिर से समझें, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर ये दो चार्ज हैं, सपोज किया, इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर दे रहा हूं कि अगर हमारे पास में ये दो चार्ज हैं Q1 और Q0, ये सोर्स चार्ज है, कैश चार्ज है। अगर हमारा चार्ज Q2 आ गया तो इस Q2 के आने से Q1 और Q0 के बीच में जो लगने वाला बल है वो अफेक्टेड नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ पहले जैसी ही रहती है। लेकिन Q0 पर लगने वाले बल अब दो हो जाएंगे। कौन सा? एक Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल और Q2 के का Q0 पर बलने वाले बल। लेकिन जब Q2 नहीं था तब भी Q1 Q0 के बीच में बल एग्जिस्ट कर रहा था, और जब Q2 आ गया तब भी वो बल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू Q1 और Q0 के बीच की वैल्यू दोनों बार सेम है। तो दो चार्जों के बीच में लगने वाला बल प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज से अफेक्टेड नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्लियर नहीं हुई बात? फिर से एक बार फिर से बताता हूं कि अगर हमारे पास में ये दो चार्ज हैं, इसके कारण एक बल इस पर लग रहा है, एक इसके कारण लग रहा है। अब हम तीसरा चार्ज ले आए हैं Q3, तो इस Q0 पे लगने वाले बल अब तीन बल हो जाएंगे, एक Q1 के कारण लगने वाला, एक Q2 के कारण और एक Q3 के कारण। लेकिन जब Q3 नहीं था तो Q1 और Q0 के बीच में तब भी बल एग्जिस्ट करता था, Q2 और Q0 के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा था। Q3 के आने के बाद में Q3 और Q0 के बीच में एक बल और लगने लगा, वो ऐड हो जाएगा नेट बल के लिए। पहले वाले बल एग्जिस्ट करेंगे एज सच, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दो चार्जों के बीच में लगने वाला बल तीसरे चार्ज के आने से या चौथे चार्ज के आने से, उनकी प्रेजेंस होने से उनके बीच में लगने वाले बल की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रेजेंस, जो चार्ज आता है उसके कारण लगने वाले बलों की जो वैल्यू है वो तो चेंज हो जाती है, लेकिन जो पहले जो चार्ज थे, उससे पहले जो चार्ज थे, उनके बीच में जो लगने वाला बल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और पूरी दुनिया सब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ये बल अगर ना होता तो पूरी दुनिया में बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो होते ही नहीं। जो अब म्यूजिक का आनंद उठा रहे हैं तो सब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण उठा रहे हैं। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ना होता तो हम जो इतने सारे चैनल चल रहे हैं उन चैनलों को अलग अलग करके नहीं देख पाते। तो क्या होता है, जैसे वेव्स होती हैं तो दो वेव्स होती हैं, दो वेव के बाद तीन वेव होती हैं, चार वेव होती हैं। तो जब वो वेव्स चलती हैं, माध्यम में चलती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज हो जाती हैं। सुपरइम्पोज होने के बाद में वो एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स को ख़त्म नहीं करती, बल्कि सबके एग्जिस्टेंस बरकरार बने रहते हैं। वो किसकी वजह से होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण। जो लीनियर वेव होती हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पालन करती हैं, लेकिन स्क्वायर वेव नहीं करती। तो स्क्वायर वेवों के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं होता, लेजर वेव पर लागू नहीं होता। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लीनियर वेव्स पे लागू होता है, जो लीनियर प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ पे लागू होता है। जो क्वांटिटी स्क्वायर पर निर्भर करती हैं उन पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही काम की हैं और कॉम्पिटिटिव दुनिया में इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक छोटा सा आइडिया मैं देने का प्रयास कर रहा था, और ये प्रयास चल रहा था हमारा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो ये हम इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखते हैं कि यूनिवर्स में इसका रोल क्या है, क्योंकि ये मैं पहले ही तय कर चुका हूँ कि मुझे क्या क्या इस लेक्चर में डिलीवर करना है। तो 5 पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरे पॉइंट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था। अब देखते हैं रोल इन यूनिवर्स क्या है। अगर कूलम्ब्स लॉ ना होता तो क्या होता। रोल इन यूनिवर्स को अगर आप समझने का प्रयास करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि अगर कूलम्ब्स लॉ ना होता तो क्या होता। तो आप बताएं, कोई बताए क्लास में कि अगर कूलम्ब्स लॉ नहीं होता तो क्या होता, इसका क्या रोल है।
हाँ जी बताएं। अगर दुनिया से कूलाम्स लॉ हट जाए, आज से ही सब कहें कि हम कूलाम्स लॉ का पालन नहीं करेंगे, सारे पार्टिकल्स मना कर दें, तो क्या हो, कैसे ख़त्म होगा? बस यही तो मैं डिस्कस चाहता हूँ कराना। ओके, वो क्यों? रोल इन यूनिवर्स। रोल इन यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स में इसका क्या प्रभाव है? हाँ जी, क्या बताया, किसने बताया आंसर? हाँ जी, एटम हमारे स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं होंगे। गुड। और कोई? बहुत क्लोज है आंसर के। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे है, क्यों पिक्चर में है और स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने दिशा दे ही दी है कि क्या आप देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब है कि अगर एटम स्टेबल ना हुआ तो दुनिया की सब चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस मिलकर बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। दूसरी हम बात क्या जानते हैं कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उसकी दो थ्योरीज हैं। बोर थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और दूसरी थ्योरी कौन सी है? सोमरफेल्ड थ्योरी, जो कहती है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिटों में भी घूमते हैं। ये नहीं कहता सोमरफेल्ड के सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, सर्कुलर भी और इलिप्टिकल भी। कभी इस कंसेप्ट को क्लियर रखना, कभी केवल क्या कहने लगे, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं वहाँ, सर्कुलर ऑर्बिट भी और एलिप्स की ऑर्बिट भी, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी। प्रॉब्लम्स क्या होगी उसको जानने का प्रयास करें तो एक बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल उठाता हूँ, और ये न्यूक्लियस ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का केस लेता हूँ, और एक 1H1 हम दिखाते हैं इसे। एक इसके अंदर Z की वैल्यू हमारी 1 होगी और N की वैल्यू हमारी इसमें 0 होगी। 1H1 का मतलब न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1, और इसके चारों तरफ घूमने वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर कूलाम्स लॉ ना होता, अगर कूलाम्स लॉ पिक्चर में ना हो, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में और जो प्रोटॉन के बीच में बल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब बल ही नहीं होगा तो ये घूमेगा कैसे? क्योंकि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है वही तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, इसे घुमा रहा है, और वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कब नहीं करेगा एग्जिस्ट? जब कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच कोई बल नहीं होगा। जब बल नहीं होगा तो क्या होगा? ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमेगा ही नहीं। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें कहते हैं, जो ऑर्बिट में घूमते हैं, अगर वो ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वही नहीं घूमेंगे, तो फिर क्या होगा? एटम स्टेबल नहीं रह जाएगा। क्या होगा? सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। उन्हें कहीं से भी नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई फोर्स होगा ही नहीं। और जब इसमें गिर जाएंगे तो क्या होगा? एटम की स्टेबिलिटी बचेगी नहीं, एटम स्टेबल ही नहीं रह जाएगा। एटम स्टेबल नहीं होगा तो ना तो एटम सर्वाइव करेगा, ना ही आगे मॉलिक्यूल बन सकता है, और ना मॉलिक्यूल बनेगा तो लाइफ की पॉसिबिलिटीज कल्पना भी नहीं की जा सकती बगैर मॉलिक्यूल के, तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। तो कूलाम्स लॉ लाइफ की पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्टेबिलिटी दुनिया की ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कभी एक लेक्चर दे रहा हूँगा, उसमें मैं बताऊँगा कैसे दुनिया स्टेबल चल रही है। एक हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं, अक्सर धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि जो जीवन चक्र है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हम सब चल रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। तो कर्म की और डायनेमिक दुनिया जो डायनेमिक है, दुनिया में चेंज हो रहे हैं, रेगुलर चेंज हो रहे हैं, उसके चलते ये दुनिया का एग्जिस्टेंस आ रहा है। अगर सब चीज़ें स्टैग्नेटेड हो जाएं, वो वहीं पर रुक जाएं, जहाँ पे जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे वो रुक जाए, तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो मिलता है वो हम बोर थ्योरी को डीप में पढ़ें, तब हमें इस चीज़ को समझ में आता है
कि कितना अपने एग्जिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना संघर्ष करना पड़ता है जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जब एटम स्टेबलाइज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में उनकी तादाद कम ज़्यादा है, उससे बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग से दुनिया चल रही है। तो ये एक टिपिकल टास्क है जो हमें समझनी चाहिए कि दुनिया का एग्जिस्टेंस किस तरीक़ा से आता है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कूलाम्स लॉ के बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटम ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये पार्ट प्ले हमारी लाइफ में कैसे कर रहा है, हमारे कौन से ऐसे फिनोमेना हैं जहाँ पे हम सीधा सीधा इस फिनोमेना को समझ सकते हैं। तो देखो, मैं 2-3 पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। हालांकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 1-2 घंटे लेक्चर देने का टॉपिक है, लेकिन ब्रीफ में तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगर हम देखें तो एक फिनोमेना होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसमें हम सब जानते हैं अल्फा बीटा गामा रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं। रेडियो एक्टिविटी जब जेट की वैल्यू 82 या इससे ऊपर होती है तो जनरली नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है। वे भी रेडियो एक्टिविटी बच्चों 2 तरीक़ा की होती हैं, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कैसी पाई जाती है? जब जेट की वैल्यू 82 से ज़्यादा हो जाती है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है? जब जेट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जेट की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जेट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटॉनों की ज़्यादा संख्या होने से प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो जेट ज़्यादा होने से क्या हुआ? मोर प्रोटॉन, नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने से, मोर प्रोटॉन होने से क्या होगा? मोर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा होगा? फोर्स कैसा लगता है? रिपल्सन का। तो मोर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन जब होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के कारण रेडियो एक्टिविटी होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो अगर आपसे पूछता है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का? प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन। अब ये एक क्वेश्चंस तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन्स के कारण रेडियो एक्टिविटी होती है तो प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिपल्सन है वो तो सभी में होता है, चाहे न्यूक्लियस में जेट कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो ऐसा क्यों होता है? जब जेट बहुत ज़्यादा होता है तो तभी ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन जो है सिग्निफिकेंट होता है। तो हमें समझना इस चीज़ को है कि न्यूक्लियस के अंदर वेरियस टाइप के फोर्सेज काम करते हैं। मेजर तौर पे 2 फोर्स जो काम कर रहे होते हैं न्यूक्लियस में, वो होते हैं न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देते हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन जो न्यूक्लियस को अनस्टेबिलिटी देते हैं। उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, वो उन्हें मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे इनका रोल है। तो जब तक जो हमारा अट्रैक्शन है, जब तक अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस को बांध रहा है, जिसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स है, जब तक अट्रैक्शन रिपल्सन से ज़्यादा होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन से ज़्यादा होता है, तो सिस्टम स्टेबलाइज रहता है और रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन रिपल्सन ज़्यादा हो जाए और अट्रैक्शन उसे काउंटर बैलेंस ना कर पाए, और बाकी के जो फैक्टर्स हैं, या सिस्टम जितना स्टेबिलिटी है उसे कुछ पार्टिकल को एमिट करने में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर सिस्टम स्टेबलाइज है और उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है तो वो उसके लिए प्रयास करता है। स्टेबिलिटी एक सतत प्रोसेस है। अगर कोई स्टेबलाइज है, ऐसा समझ लें कि तुम्हें सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए सोचते हो भाई छोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन तुम्हारा छोटी नौकरी टारगेट नहीं होता, वो तो उस समय के लिए सोच लिया तुमने, चलो जो मिल रहा है इसे ले लो। फिर क्या सोचते हो? कुछ और अच्छा करते हैं, फिर बड़ी स्टेबिलिटी के लिए प्रयास करते हो। तो सिस्टम स्टेबलाइज होने का प्रयास कर रहे होते हैं। नेचुरली जो जितने फिनोमेना हैं उनका बड़ा कारण क्या है? स्टेबिलिटी को अचीव करना। दुनिया की सारी नेचुरल प्रोसेस किस लिए होती हैं? सिस्टम को स्टेबिलिटी अचीव कराने के लिए। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन्स जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, और ये रेडियो एक्टिविटी प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन से है, और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन से है। और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन किसके कारण है? कूलम फोर्स के कारण, क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। गेटअप किया मेरा पॉइंट? नहीं किया? उसमें भी हम क्या देखेंगे कि जैसे हम लें
यूरेनियम 92-235, एक हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एक हमने ले लिया बिस्मिथ 83-209, एक ले लिया PB 82-206। सपोज किया ये हमने एग्जाम्पल ले लिए। ये हमारा PB 82-207, PB 82-208। ये हमारे पास में सीरीज हैं, 4 जो हमारी सीरीज होती हैं। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 4 जो रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं वो होती हैं हमारी थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज। कौन कौन सी सीरीज होती हैं? 4। थोरियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज और नेपच्यूनियम सीरीज। 4 सीरीज होती हैं। उन 4 सीरीजों का जो एंड प्रोडक्ट है वो ये हमारे पास मिलते हैं। ये क्या देख रहे हैं? जब जेड की वैल्यू 82 या उससे ऊपर पहुंच गई तो ये फिनोमेना शुरू हो जाता, क्योंकि ये स्टेबल एंड प्रोडक्ट है। अगर आप देखें इसके अंदर, जैसे हम इस केस को लें तो यहाँ पे जेड की जो वैल्यू है वो 82 है। ये जेड होता है टोटल प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 206 माइनस 82 कितनी आ गई बच्चों? 4 और 124। क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन थोड़े कम हैं। तो जो न्यूक्लियस बड़े साइज के हो भी जाते हैं उनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉन कम ही रहते हैं। वजह कि न्यूट्रॉन के ज़्यादा होने से रिपल्सन तो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? न्यूट्रॉन के होने से चार्ज लेस है। लेकिन न्यूट्रॉनों के ज़्यादा होने से न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स देगा अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों का ज़्यादा होना स्टेबिलिटी की तरफ को इंडिकेट करता है। इसलिए जो बड़े साइज के न्यूक्लियस होते हैं उनमें न्यूट्रॉन एक्सेस में होते हैं। किससे? प्रोटॉन से। क्योंकि प्रोटॉन अनस्टेबिलिटी को मतलब जो अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं और न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं। तो जिससे न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी फैक्टरों को काउंटर बैलेंस किया जा सकता हो, इसलिए प्रोटॉन ज़्यादा मिलते हैं बड़े साइज के न्यूक्लियसों में। न्यूट्रॉन इसलिए एक्सेस में मिलते हैं, प्रोटॉन कम मिलते हैं, जिससे प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन कम रहे, और जो हमारे न्यूट्रॉन है उनके बीच में पाई मेसॉन एक्सचेंज होने से न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा जनरेट हो और स्टेबिलिटी मिले। तो हर पॉसिबिलिटीज क्या हैं? सारे नेचुरल फिनोमेनाओं की टेंडेंसी क्या है कि सिस्टम कैसे भी क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहे। ये प्रयास है सिस्टमों का। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ जी। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रोल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है इसके साथ, रिपल्शन मूवमेंट। बेसिकली क्या कि इस समय पे हम एटम की स्टेबिलिटी पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जब इस बात को कहते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है वो एटम का नहीं है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसलिए फोकस हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। सर जो गामा पार्टिकल होता है वो भी न्यूक्लियस से यस, एल्फा बीटा गामा रेज तीनों ही न्यूक्लियस से निकलते हैं। गामा रेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज ए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। तो ये बात समझ आई नहीं आई? उसके अलावा बच्चों एक थ्योरी आप पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, मैं बहुत ब्रीफ में आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं बोर एंड व्हीलर थ्योरी। किसी ने नाम सुना बोर व्हीलर थ्योरी? क्या है थ्योरी, कोई बताए? हाँ जी, बोर व्हीलर थ्योरी। क्या पढ़ा रहा हूँ? रोल ऑफ कूलॉम्स लॉ इन यूनिवर्स। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होने से प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन ज़्यादा हो गया, जिससे रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना होता है। और उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते क्या हो कि न्यूट्रॉनों के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स जनरेट ना हो, और न्यूट्रॉनों के बीच में पाई मेसॉन एक्सचेंज होने से अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा जनरेट हो, और अट्रैक्टिव फोर्स के कारण न्यूक्लियस स्टेबलाइज रह जाए। क्लियर हो गया पॉइंट?
उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो हमारा बोर व्हीलर थ्योरी कहती है, वो क्या कहती है कि न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और जब इसके ऊपर, जैसे हमने यूरेनियम 9235 ले लिया और इसके ऊपर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन डाल दिया, तो ये हमारा बेरियम 56144, क्रिप्टॉन 3689 प्लस 30N1 प्लस 200 MeV एनर्जी। तो क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियस के ऊपर, यूरेनियम 9235 के ऊपर, जिसकी शेप एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं होती, थोड़ी स्पेरॉइड होती है। स्पेरॉइड शेप को मतलब समझते हो, इस तरीका की शेप या इस तरीका की शेप, ये ऑबलेट और पेरोलेट स्पेरॉइड होती हैं। कभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, आज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो इसमें। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास में यहाँ शेप हमारी आ रही हैं, तो ये हमारी शेप इस टाइप की होती है, थोड़ा सा स्पेरिकल शेप से डिपार्चर करते हैं न्यूक्लियस। अगर कंप्लीटली स्पेरिकल शेप में देखा जाए तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा मिलते हैं कंप्लीट स्पेरिकल शेप में, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जिनकी स्पेरिकल सिमेट्री जितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उतने ही कम वो स्टेबल होते हैं। मेरा लेक्चर्स आपको मिलेगा, उसमें देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रॉन इसके ऊपर चलता है, तो न्यूट्रॉन जिस समय पे ये इसको एब्जॉर्ब करता है तो ये यूरेनियम 9236 बना लेता है। पहले क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन के पास में दो एनर्जी हैं, एक इसके पास अपनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पास बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसकी शेप जो है डिस्टर्ब होती है, और शेप डिस्टर्ब होकर कैसी बन जाती है, पहले शेप ऐसे बनती है, फिर यही शेप पहले यहाँ से इस शेप में पहुँचता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन की को, और फिर इसकी शेप इस तरीक़ा से डम्बेल की बन जाती है, डम्बेल शेप। तो पहले क्या हुआ, पहले स्पेरिकल शेप के करीब था, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रॉन ने एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रॉन ने क्या कौन कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, दो एनर्जी, एक बाइंडिंग एनर्जी अपनी, और जो इसके पास थर्मल एनर्जी थी वो किसको दे दी, न्यूक्लियनों को, जो इसके न्यूक्लियन थे। इसमें न्यूक्लियन समझते हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो उसके अंदर मोशन में आ गए। जब वो मोशन में आ गए तो उसकी शेप बिगड़ के खराब होकर ऐसी हो गई। अब इस एनर्जी, इसकी जो एनर्जी इसको डिस्टेबलाइज कर रही थी, उस एनर्जी को अगर ये बाहर निकाल देता है और वापस इसी शेप में आ जाता है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडिएटिव कैप्चर फिनोमेना। क्या कहते हैं उस फिनोमेना को, रेडिएटिव कैप्चर फिनोमेना। जो उसको न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर रहा था, कौन अनस्टेबल कर रहा था, जो न्यूट्रॉन ने जो दो एनर्जी दे दी थी, अपनी बाइंडिंग एनर्जी और थर्मल काइनेटिक एनर्जी, वो इसको क्या करके शेप को बिगाड़ रही थी और इसको स्पेयर से स्पेरॉइड में ले आई। अगर ये एनर्जी कम है, उस एनर्जी को गामा रेज की फॉर्म में निकाल के बाहर न्यूक्लियस वापस आ सकता है इसी शेप में, तो उसको कहते हैं रेडिएटिव कैप्चर फिनोमेना। और अगर वो एनर्जी ज़्यादा थी तो ये शेप फर्दर बिगड़ जाती है, इस शेप में पहुंच जाती है। और यहाँ पे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन मिलते हैं, इधर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से के ऊपर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के कारण एक फोर्स लगाता है, ये हिस्सा अलग बन जाता है, ये हिस्सा अलग बन जाता है, और ये तुम्हारे बेरियम और क्रिप्टॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस फिनोमेना को पूरे को बोर व्हीलर थ्योरी कहते हैं। किसकी, न्यूक्लियर फिशन की थ्योरी। क्या समझा रहा था, न्यूक्लियर फिशन थ्योरी किससे समझाई जा सकती है, इट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द कूलम्ब्स लॉ। कैसे, जैसे ये शेप ऐसे पहुंचेगी तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे। यहाँ के जो न्यूट्रॉन तो कोई फोर्स लगाएंगे नहीं, लेकिन इधर के प्रोटॉन इधर वाले हिस्से पे प्रोटॉनों पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, और ये दो अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरी आ गई है हमारी, इस थ्योरी को कहते हैं बोर व्हीलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन। नाभिकीय विखंडन की बोर व्हीलर थ्योरी कहते हैं। तो उसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारा अल्फा डिके होता है, उसमें भी इसका रोल होता है, अल्फा डिके में भी एक पार्ट प्ले करता है।
और वहाँ पे इसके कारण एक कूलाम बैरियर पैदा होता है। तो कूलाम बैरियर की जो थ्योरी है वो सारी की सारी किससे एक्सप्लेन होती है? इसी से एक्सप्लेन होती है। तो ये कूलाम्स लॉ का रोल था यूनिवर्स में। मैं क्योंकि लेक्चर मेरा काफ़ी बड़ा ना हो जाए उसको देखते हुए थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, नहीं तो ये अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। रोल इन यूनिवर्स अपने आप में घंटों का काम है, यही है ना। लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करने का प्रयास किया है क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा चला गया है। मैं 2 चीज़ें इसमें और क्लियर किए देता हूँ, लिमिटेशंस और ओवरकम। उसके बाद फिर आगे का लेक्चर लेंगे। लिमिटेशंस में मैं एक लिमिटेशंस ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वो है कि कूलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। कूलाम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर। तो लिमिटेशंस में 2 लिखाई भी दे रहा हूँ और थोड़ा सा इनके ऊपर भी आपको आइडिया देने का प्रयास करता हूँ। लिमिटेशंस में एक, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, और दूसरा क्या है कि ये 10 की पावर -15 मीटर और नियरली सो इसके आसपास डिस्टेंस पे फेल हो जाता है। अगर डिस्टेंस 2 चार्जों के बीच की 10 की पावर -15 मीटर से कम हैं या इस ऑर्डर में हैं 2 चार्ज -15 मीटर के आसपास, तब ये लॉ फेल हो जाता है। जैसे अगर हम एक रॉड ले लें, दिस इज द रॉड, और एक चार्ज यहाँ पे रख दें Q0, इस लेंथ को ले लें L। अब कहें कि इससे कूलाम्स लॉ कैलकुलेट कर लें, तो अब हम यहाँ से सीधा कूलाम्स लॉ नहीं लगा सकते। रीजन्स क्या? चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज नहीं है, ये चार्ज पॉइंट चार्ज थोड़े, ये तो पूरा लाइन में फैल रहा है रॉड पे पूरा, अरे ये हमारा पॉइंट चार्ज है। तो इसलिए हम जो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होते उन्हें हम पॉइंट चार्ज बनाते हैं। किसकी हेल्प से? चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं उसके लिए 3 तरीका की। 1 डायमेंशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी, और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसलिए वो कंसेप्ट आते हैं कि जो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होते उन चार्जों के ऊपर हम इसे सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, तब हमें पॉइंट चार्ज बनाने होते हैं। जब भी तो इससे ओवरकम होते हैं। इसमें पॉइंट मैंने किया ना, लिमिटेशंस के बाद ओवरकम कैसे करें। तो जो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है उन्हें पॉइंट चार्ज बनाएं। पहले मैं लेक्चर दूंगा इसी पे, 3 तरीका की चार्ज डेंसिटियों को पढ़ाऊंगा और उनको अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो जो चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज नहीं होते उनको पॉइंट चार्ज हमें बनाना होता है, उन्हें हमें सदा पॉइंट चार्ज फ्रेम करना होता है, बताना होता है कि पॉइंट चार्ज हम उन्हें बनाएं। और 10 की पावर -15 मीटर और नियरली सो, इनको इस डायमेंशंस को हम कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर डायमेंशन। क्यों? क्योंकि जिन्हें ना पता वो याद रखें कि एटम होता है 10 की पावर -10 मीटर के साइज का, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, और न्यूक्लियस जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का, फर्मी के ऑर्डर का। ये फर्मी कहलाती है। जैसे एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस जो इस लेक्चर के अंत में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में सदा रिपल्सिव फोर्स होता है? कूलाम्स लॉ क्या कहेगा? प्रोटॉन है, एक दूसरा प्रोटॉन है, आपसे कहा जाए बताएं भाई दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा, तो क्या जवाब देंगे? देखें मैं क्या जवाब दे रहे हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल कैसा होता है? हाँ जी, आंसर है दोनों। रिपल्सिव कब है? जब तक वो बहुत नज़दीक नहीं आ जाएं। जब वो नज़दीक आ जाएंगे तो उनमें पाई मेसन एक्सचेंज शुरू हो जाता है, और जब वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो क्या होगा? जब वो पाई मेसन एक्सचेंज उनके क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि युकावा की पाई मेसन थ्योरी ये कहती है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर पाई मेसन क्लाउड होता है, और दूसरे जब प्रोटॉन के पास आता है वो पाई मेसन क्लाउड आपस में एक्सचेंज होने लगते हैं। पाई मेसन उन क्लाउडों से पाई मेसन एक्सचेंज होते हैं तो फोर्स अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। पाई मेसन एक्सचेंज से कौन सा फोर्स पैदा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो इस डिस्टेंस पर आके कौन से फोर्स पैदा हो जाते हैं? न्यूक्लियर फोर्स पैदा हो जाते हैं। और जो फोर्स रिपल्सन का काम कर रहा था वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कूलाम्स लॉ क्या चाहता है कि फोर्स रिपल्सन का हो, जबकि देखा क्या जाता है? अट्रैक्शन।
क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होने लगते हैं। तो ये सपोज क्या तुमसे कहता है 2 प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं, बताएं उनके बीच में कैसा फोर्स काम करेगा। तो तुम्हारा जवाब होगा 1 सेंटीमीटर पर रिपल्सन होगा। क्यों होगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, कूलाम्स लॉ लगेगा। कूलाम्स लॉ में दोनों की नेचर सेम है, दोनों की नेचर सेम होने से फोर्स की नेचर कैसी हो गई? रिपल्सन हो गई। अब ये डिस्टेंस कहे कि 2 प्रोटॉन है, लेकिन वो उनके बीच का सेपरेशन घटा के 10⁻⁻15 मीटर ले आए। अब कहता है फोर्स बताइए कैसा काम करेगा। अब अट्रैक्टिव कहोगे, क्योंकि अब न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। क्लियर नहीं हुई बात? तो 2 प्रोटॉनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सिव भी लग सकता है। जब सेपरेशन ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर डायमेंशंस पे हम ना पहुंचते हैं, तब तक रिपल्सन रहता है। जब न्यूक्लियर डायमेंशंस पे आ जाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। इसलिए कूलाम्स लॉ न्यूक्लियर डायमेंशंस पे फेल होने लगता है। तो कूलाम्स लॉ की 2 लिमिटेशंस कौन कौन सी हो गई? पॉइंट चार्ज केवल एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, जो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होते उन्हें हमें पॉइंट चार्ज बनाना पड़ता है। और दूसरा, जब हमारी डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम हो जाती है, न्यूक्लियर डायमेंशंस पर हो जाते हैं, तो फोर्स की नेचर कैसी कन्वर्ट हो जाती है? रिपल्सन की बजाय अट्रैक्शन में हो जाती है, और उसका कारण न्यूक्लियर फोर्स है। तो मुझे उम्मीद है ये भी मैं बता चुका हूँ कि ओवरकम इसे कैसे करते हैं, और ये सब चीज़ें मैंने इसमें 1 बाय 1 डिस्कस कर दी हैं। तो आप बताएं कुछ क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो। काफ़ी डीप कंसेप्ट में इसमें डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहेगी सभी फिजिसिस्ट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।